तो आपको बता दें कि नीट के बाद नेट में भी धांधली की खबर है, जिम्मेदार कौन? लेकिन बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं, एक ऐसी बड़ी खबर जो सख्ते में डालती है। नीट का पेपर पटना में लीक हुआ और इसके सबूत मिल गए हैं। नीट का पेपर लीक हुआ, कबूलनामे से साफ हो गया है, कबूलनामा सामने आ गया आरोपी छात्र का। आरोपी छात्र अनुराग यादव के कबूलनामे से पेपर लीक का बड़ा खुलासा हो गया है कि बिहार में पेपर लीक हुआ। सिकंदर यादवेंदु ने पटना में नीट का पेपर लीक किया है और ये लेटर भी सामने आ चुका है, ये कबूलनामा जो सामने आ चुका है। और आपको दिखाते हैं, देखिए ये कबूलनामा है आरोपी छात्र का, अनुराग यादव का, और उम्र इसकी 22 साल है। इसने कबूल किया है। देखिए हम शुरू से आपको बताते हैं घटना की तिथि और स्थान। ये जो पूरा सामने आया है जिसमें साक्षी का बयान, यानी जो इसमें विटनेस है उसका बयान सामने आया है। अब देखिए हम आपको शुरू से बता रहे हैं कि लिखा क्या है इसमें, क्या कबूल किया। मेरा नाम, आरोपी छात्र बोल रहा है, मेरा नाम अनुराग यादव, उम्र 22 साल, संजीव कुमार जो कि पेरेंट्स है, और हसनपुर जिला समस्तीपुर। मैं अपना सफाई का बयान बिना भय और दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाना पर दारोगा जी के समक्ष दे रहा हूं। मैं नीट के परीक्षा की तैयारी कोटा में एलएन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। रवि, बिल्कुल, देखिए आगे इस कबूलनामे में उसने लिखा है, मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु नगर परिषद दानापुर जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। मेरे फूफा द्वारा बताया गया कि दिनांक 5/5/24 यानी 5 मई 2024 को नीट का परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ, परीक्षा का सेटिंग हो चुका है। ये अपने आप में देखिए ये संदेश गया था कि परीक्षा में सेटिंग सारी हो चुकी है। मैं कोटा से वापस आ गया तथा मेरा फूफा द्वारा दिनांक, यहां पर एक तारीख दी गई है 4/5/24 नहीं 4 मई 2024 को रात्रि में अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ा गया। ये दो नाम, अमित आनंद और नीतीश कुमार, अब ये दो नाम काफी महत्वपूर्ण हो गए जिनके पास उन्हें छोड़ा गया। निधि, बिल्कुल ये दो नाम रडार पर होंगे। अब देखिए जहां पर नीट के परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दिया गया, ये भी देखिए ये बहुत बड़ा कबूलनामा है, और रात्रि में पढ़वाया और रटवाया गया। मेरा सेंटर डीवाई पाटिल स्कूल में था और मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र, जो क्वेश्चन पेपर रटवाया गया था वही प्रश्न पत्र सही परीक्षा में मिल गया, वही प्रश्न पत्र मिला। और परीक्षा के उपरांत अचानक पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया गया। मैं अपना अपराध स्वीकार मैंने कर लिया, यानी कबूल कर लिया। और यही बहुत महत्वपूर्ण बयान नीचे लिखा है, यही मेरा बयान है। मैं अपना बयान पढ़ एवं समझकर सही लिखा पाकर अपना हस्ताक्षर कर रहा हूं। यहां पर देखिए ये है अनुराग यादव का सिग्नेचर और ये पूरा कबूलनामा है, बयान है जिसको उसने माना है, स्वीकार किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रुपेश भी जुड़ चुके हैं, उनका सीधे रुख करेंगे। रुपेश, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो बयान है, ये जो कबूलनामा है, इसमें जो सारी बातें कही गई हैं, ये अपने आप में इस पूरे केस की कड़ियों को कैसे जोड़ रही हैं, पूरी जांच की दिशा को कैसे सही तरीके से आगे बढ़ा रही है? एक तरीके से कहें रवि तो ये जो कबूलनामा है ये पूरे जांच को समाप्त करने वाली है, क्योंकि इसमें अनुराग यादव ये स्वीकार कर रहा है और इसके पहले आयुष राज भी ये स्वीकार कर चुका है कि जो प्रश्न पत्र एक दिन पहले मुझे रटवाया गया था, परीक्षा केंद्र के अंदर जाने के बाद हूबहू 100% वही प्रश्न पत्र पाए गए। यानी कि जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, ये बात अभी संशय, और एनटीए ये बात मानने को तैयार नहीं है कि क्वेश्चन पेपर बिहार में लीक हुआ है। ये तमाम बातों का एक तरह से क्लोजर रिपोर्ट इसको मान सकते हैं, क्योंकि दो छात्र ये स्वीकार कर चुके हैं कि बाहर जो प्रश्न पत्र उसके आंसर उन्हें रटवाए गए, अंदर परीक्षा केंद्र में अंदर जाने के बाद उन्होंने ये पाया कि वो प्रश्न हूबहू 100% शब्द का इस्तेमाल, इसके पहले आयुष राज नाम के छात्र ने कहा कि 100% वही प्रश्न पाए गए। अब अगर अनुराग यादव भी कह रहा है कि वही प्रश्न पत्र वहां अंदर पाया गया, इसका मतलब है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। और अनुराग यादव के बारे में आप रवि जाने, अनुराग यादव है कौन? अनुराग यादव वही छात्र है जिसके लिए बिहार सरकार के एक मंत्री ने सिफारिशी पत्र लिखा था और उसी पत्र के आधार पर पटना का एक सरकारी गेस्ट हाउस उसे ठहरने के लिए दिया गया। और ये भी बात पता चली है कि उसी गेस्ट हाउस में भी प्रश्न पत्र रटवाए गए, जो कबूल कर रहा है अनुराग यादव की। रूपेश, इस अनुराग यादव ने अपने फूफा सिकंदर यादवेंदु का नाम तो लिया, लेकिन दो और नाम हैं जो इस कबूलनामे में सामने आए, वो है अमित आनंद और नीतीश कुमार। ये दोनों कौन है? ये दोनों भी सोलवर गैंग के एक शिक्षा माफिया हैं। ये दोनों भी इस वक्त बिहार पुलिस की गिरफ्त में और बेउर जेल में हैं। इनसे भी पूछताछ हो चुकी है। और सिकंदर यादव
का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसमें भी इन दोनों का नाम आया है और इन तीनों को जवाबदेही दी गई थी, यानी कि सिकंदर यादव, अमित आनंद और नीतीश कुमार, इन तीनों की जवाबदेही थी। और पूरा खुलासा ये हो चुका है कि किस तरह से सिकंदर यादव को किन किन छात्रों को लाना था, अमित आनंद की भूमिका क्या थी, उसको कैसे किसी गेस्ट हाउस तक ले जाना था, जो लर्न प्ले स्कूल है वहां तक किसको किन किन छात्रों को लेकर जाना था, किसके पास प्रश्न पत्र आएगा, कौन रटवाएगा और छात्रों को कौन अपनी निगरानी में किस गाड़ी में बिठाकर परीक्षा केंद्र तक छोड़ेगा। क्योंकि इन लोगों को शंका थी कि छात्रों के पास अगर प्रश्न आएगा तो ये प्रश्न वैसे छात्रों को लिख न कर दे जिनसे इन्हें पैसे नहीं मिले हैं, लिहाजा प्रश्न पत्र और आंसर रटवाने के बाद अपनी पूरी निगरानी में इन लोगों ने एक गाड़ी में बिठा करके परीक्षा केंद्र तक सभी छात्रों को छोड़ा। एक जगह पे बिठा करके सबको प्रश्न पत्र और आंसर रटवाए तो गए थे, लेकिन चूंकि परीक्षा केंद्र सबके अलग अलग थे लिहाजा बहुत सारी गाड़ियां की गई थी और ये सब सॉल्वर गैंग ने किया था और सभी छात्रों को अपनी पूरी योजनाबद्ध तरीके से ये सब कुछ किया गया। रुपेश, हम लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, ये बहुत बड़ा कबूलनामा है, बहुत बड़ा सबूत है। एनटीए के द्वारा आयोजित जो नीट परीक्षा है उसको लेकर ये बहुत बड़ी खबर टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। अनुराग यादव का कबूलनामा, वो पत्र जो पुलिस के सामने उसने लिखा, उस पर हस्ताक्षर किए, अपने अपराध को कबूल किया, अपने आप को दोषी पाया, वो पत्र आपके सामने है। टीवी 9 भारतवर्ष के टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और सिलसिलेवार तरीके से अनुराग यादव ने सारी बातें इसमें बताई। कैसे कोटा से बुलाया गया, किस तरह से ये पेपर दिया गया, कैसे इसे रटवाया गया और हू बहू वही प्रश्न पत्र उसे परीक्षा के दिन भी यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में भी मिला। ये सारी बातें कबूल की है अनुराग यादव ने। और आइए एक बार फिर से आपको बिग वॉल के जरिए ये कबूलनामा दिखाते हैं। टीवी 9 एक्सक्लूसिव आपको ये दिखा रहा है कि इस कबूलनामे में इस साक्षी के बयान में क्या क्या है। इसने कबूला है, स्वीकार किया है कि मैं आरोपी हूं, मेरा नाम अनुराग यादव। जिस आरोपी छात्र के बारे में बात हो रही है, उम्र 22 साल, संजीव कुमार, परिदा, थाना हसनपुर, जिला समस्तीपुर। मैं अपना सफाई का बयान बिना भय और दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाने पर दारोगा जी के समक्ष दे रहा हूं। मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में एलन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। मेरा फूफा, देखिए यहां सिकंदर यादवेंदु का नाम आता है, नगर परिषद दानापुर जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। आगे ये लिखा है कि मेरे फूफा द्वारा बताया गया कि दिनांक 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा है, कोटा से वापस आओ, परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है। मैं कोटा से वापस आ गया तथा मेरे फूफा द्वारा दिनांक 4 मई 2024 को रात्रि में अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ा गया। जी हाँ, और जहां पर नीट के परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दिया गया, देखिए रात्रि में पढ़वाया गया, रटवाया गया मुझे। मेरा सेंटर डीवाई पाटिल स्कूल में था और मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो प्रश्न पत्र जो क्वेश्चन पेपर है उसे रटवाया गया था, जो रात में रटवाया गया था वही प्रश्न पत्र हूबहू वही आ गया, परीक्षा में मिल गया। परीक्षा के उपरांत अचानक पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया गया। मैं अपना अपराध कबूल करता हूं, स्वीकार करता हूं और यही मेरा बयान है। ये बहुत बड़ा कबूलनामा है और ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है नीट पेपर लीक मामले में। बिल्कुल, और ये अपने आप में पूरी स्टोरी को बयां करता है। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती एनटीए के सामने है कि आखिर इस सॉल्वर गैंग के पास प्रश्न पत्र पहुंचा कैसे। और देखिए, एक और बड़ी खबर है, यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द की गई है। नीट के बाद एक और परीक्षा को लेकर बड़ी खबर, गड़बड़ी की शिकायत के बाद परीक्षा को रद्द किया गया। परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंपी गई। देश भर में 18 जून को यूजीसी नेट परीक्षा हुई थी। यूजीसी नेट की परीक्षा दोबारा होगी। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा रद्द की है। और यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने पर शिक्षा मंत्रालय का बहुत महत्वपूर्ण बयान आया है। एमएचए के इनपुट के आधार पर परीक्षाएं रद्द की गई। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया यूजीसी एनईटी परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, ये शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया। धर्मेंद्र प्रधान की ओर से कहा गया जल्द ही दोबारा परीक्षा होगी और सीबीआई को सौंपी गई है जांच। इस पूरे मामले पर सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी। सरकार परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, ये भी शिक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया। बड़ी बातें आपको बता रहे हैं और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए हम कमिटेड हैं, प्रतिबद्ध हैं, ये भी शिक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है।
और यूजीसी नेट एग्जाम देश भर की यूनिवर्सिटीज में पीएचडी एडमिशंस, जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए होता है। इस बार यूजीसी नेट परीक्षा भी कराई गई, लेकिन वो भी विवादों में है। नीट के बाद अब नेट पर सवाल उठ रहे हैं। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द हो गई है। सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यूजीसी की तरफ से मिली थी गड़बड़ी की शिकायत। जी हाँ, और एनटीए ही, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही यूजीसी नेट परीक्षा भी कराती है। नीट को लेकर पहले ही एनटीए सवालों के घेरे में, कटघरे में है। 18 जून को 317 शहरों में 83 विषय का एग्जाम हुआ था, जो डिटेल में जानकारी मिली। और पहले कंप्यूटर पर एग्जाम, इसके बाद फिर पेन पेपर मोड पे एग्जाम हुआ। एक ही दिन में 2 शिफ्ट्स में 9 लाख छात्र ने परीक्षाएं दी थी, जिसे कैंसिल कर दिया गया। और यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने पर सियासी घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस एनटीए को बैन करने की मांग के साथ सरकार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करेगी, यह कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया है। तो मेरी ये दोबारा मांग है बीजेपी की सरकार से, बीजेपी के एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से, कि अपनी आंखें खोलें और तुरंत एनटीए को बैन करें और एनटीए पर बड़ी कानूनी कार्रवाई करें। साथ के साथ जो नेट के छात्र हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि 21 तारीख को हमने देश भर में सभी यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट भी कॉल करा है, उसमें हमारे साथ आए। और साथ के साथ 24 तारीख को हमने छात्र संसद घेराव भी रखा है, उसमें भी हमारे साथ दें। कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार है या लीक तंत्र की चुनी हुई सरकार है। इस सरकार को बताना होगा कि आखिर वो क्या कारण है कि सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं। कभी नीट का पेपर, कभी पुलिस भर्ती का पेपर, कभी आरओ का पेपर, कभी 16 पेपर गुजरात में, कभी राजस्थान में, कभी उत्तर प्रदेश में 19 पेपर। सरकार को बताना होगा कि जिम्मेवार कौन है। तो एनटीए पर घमासान छिड़ चुका है और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से अभिजीत ठाकुर जुड़ चुके हैं। अभिजीत, ये मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, सब जुडिस है, लेकिन आज कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की हुई है। क्या करने वाली है कांग्रेस? जी बिल्कुल, कांग्रेस की जो छात्र इकाइयां हैं वो जगह जगह विरोध प्रदर्शन और पूरी तरीके से विपक्ष एक साथ लामबंद होकर हमलावर हो गया है, क्योंकि ये 9 लाख से ज्यादा छात्रों ने जो कि यूजीसी नेट की परीक्षा में अपियर हुए थे, उनके भविष्य का सवाल है, उनकी परीक्षा को रद्द किया गया है। और जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि स्पेसिफिक इनपुट्स थे इस बात के, क्योंकि नीट परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आने के बाद, पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद ये आशंका थी। और इसी पर जो नेशनल साइबर क्राइम एनालिटिक्स यूनिट है, जो एमएचए के अंतर्गत आती है, वो लगातार नजर बनाई हुई थी। और कुछ परीक्षा केंद्रों पर जो इनपुट्स आए उसके आधार पर पूरे के पूरे परीक्षा जो 317 शहरों में अलग अलग केंद्रों पर जो कंडक्ट कराई गई थी यूजीसी नेट की, उसको रद्द किया गया। और इसको लेकर अब पूरा विपक्ष जो है वो हमलावर हो गया है। अलग अलग जो छात्र इकाइयां हैं राजनीतिक पार्टियों की, वो सक्रिय हो गई हैं और विरोध प्रदर्शन करने वाली हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में छात्र जो है वो हर साल तैयारी करते हैं। साल में 2 बार मात्र ये परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है, जून महीने में और दिसंबर महीने में। तो जून में जो परीक्षा हुई उसके एक दिन बाद ही सीधे लोगों को जानकारी मिलती है देर रात शिक्षा मंत्रालय के हवाले से कि परीक्षा को रद्द कर दी गई है और ये परीक्षाएं दोबारा कराई जाएंगी। तो वो 9 लाख से ज्यादा छात्र जो कि 1 साल से तैयारी कर रहे होते हैं इस परीक्षा की, उनके लिए एक निराशा वाली बात जरूर होती है, क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ अब परीक्षा दे चुके थे। एक और जानकारी इसमें विशेष है कि 2018 से कंप्यूटराइज्ड एग्जामिनेशन की शुरुआत हुई थी, लेकिन सिर्फ इसी साल लौटेंगे आपके पास। और देखिए, यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर सरकार को इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने गड़बड़ी पर जानकारी दी, जिसके बाद सरकार ने नीट विवाद के बीच फौरन एक्शन लेते हुए यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी और सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। शायद यह गड़बड़ी का ही संकेत है कि पहले एग्जाम ऑनलाइन होते थे, इस बार ऑफलाइन परीक्षा कराई गई। 18 जून को यह परीक्षा हुई थी। 9,08,580 छात्रों ने यह परीक्षा दी। 2 शिफ्ट में यह परीक्षा भी एनटीए ने ही कराई थी। जी हाँ, परीक्षाएं रद्द क्यों हुई इसके कारण आपको बताया। और अभी एनटीए नीट परीक्षा को लेकर सवालों के घेरे में ही था, तभी एक यूजीसी नेट की परीक्षा में गड़बड़ी की खबर आ गई और एनटीए के लिए मुसीबतें और बढ़ गई हैं।
शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर सीबीआई जांच के लिए सौंप दिया है और शिक्षा मंत्रालय ने यह भी फैसला गृह मंत्रालय से परीक्षा में धांधली के इनपुट मिलने के बाद ही लिया है। यूजीसी नेट परीक्षा को भी एनटीए ने ही आयोजित कराया था और इसीलिए एनटीए दोनों परीक्षाओं को लेकर, चाहे वो नीट परीक्षा हो या यूजीसी नेट परीक्षा हो, दोनों परीक्षाओं को लेकर कटघरे में है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। एक बार फिर हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग इन याचिकाओं में की गई है और सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। पीएम मोदी आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। 84 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 1800 करोड़ के JKCIP परियोजना की देंगे सौगात। कल श्रीनगर से योग दिवस समारोह में होंगे शामिल। पीएम मोदी आसाम श्रीनगर में एम्पावरिंग यूथ ट्रांसफॉर्मिंग J&K कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जो युवाओं को सशक्त बनाने और जम्मू कश्मीर में बदलाव की प्रगति को प्रदर्शित करेगा। इस दौरान पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में विकास की 84 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत 1500 करोड़ रुपए से अधिक है। इन विकास योजनाओं में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जल आपूर्ति योजनाएं, हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा पीएम मोदी 1800 करोड़ रुपए की कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में सुधार के लिए परियोजना की भी शुरुआत करेंगे और 15 लाख लाभार्थियों को कवर करते हुए 3 लाख घरों तक पहुंचेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी सरकारी नौकरी पाने वाले 2000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। पीएम मोदी कल यानी 21 जून को सुबह श्रीनगर में प्रसिद्ध डल झील के किनारे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी यहां एक सभा को संबोधित करेंगे और CYP योग सत्र में हिस्सा लेंगे। और जम्मू कश्मीर को घाटी को दहलाने की आतंकी साजिश फिर से नाकाम हुई है। सुरक्षा बलों ने सोपोर में 2 पाकिस्तानी दहशतगर्दों को मार गिराया है। IED बनाने में माहिर उस्मान और उसका साथी उमर सोपोर के राफियाबाद में हुए जॉइंट ऑपरेशन में मारे गए। ये दोनों पाकिस्तान से भेजे गए थे। सोपोर के हादीपुरा गांव में आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद इलाके को घेरा गया और तलाशी अभियान शुरू किया गया। घेरा सख्त होता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसके बाद उन्हें ढेर कर दिया गया। खास बात यह है कि 26 अप्रैल को सोपोर मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकी भी पाकिस्तानी थे, जिनकी पहचान सानन जफर और अब्दुल वहाब के तौर पर हुई थी। इस ऑपरेशन में हम लोगों ने जो है 2 टेररिस्ट जो है वो मार गिराए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और CRPF की टुकड़ियां जो वहाँ पे तैनात थी उन्होंने। इसमें अभी जो वहाँ से शवाहिद महसूल हुए हैं उसकी फर्दर तस्दीक की जा रही है और अभी तक की जो ताज़ा स्थिति है उसमें ऐसा तस्दीक हो रही है कि LET से वाबस्ता ये जो है टेररिस्ट हैं। हालांकि इस मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान भी जख्मी हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले में पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की है। पुलिस उस मददगार से पूछताछ कर रही है जिसने आतंकियों को पनाह दी और रास्ता भी बदला। हुक्मुद्दीन ने महज 6000 रुपए के लालच में आतंकियों की मदद की और आतंकी रियासी जैसी घटना को अंजाम देने में कामयाब हो गए। श्रद्धालुओं की बस पर हुए हमले के बाद पुलिस ने इससे जुड़ी पहली गिरफ्तारी की है। आरोपी के हुक्मुद्दीन ने न सिर्फ आतंकियों को पनाह दी बल्कि उनके लिए गाइड का भी काम किया और घटनास्थल तक पहुंचाने में मदद की। TV9 भारतवर्ष ने इससे कई सवाल पूछे, लेकिन ये खामोश रहा और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। दिन तुम्हें शर्म नहीं आई कि इस तरीके से किया? तुमने आतंकियों को खाना दिया, तुमने आतंकियों को रुकाया, चंद पैसे के लिए तुमने ये सब किया। बोलो हुक्मुद्दीन, जवाब दो। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 3 पाकिस्तानी आतंकी 9 लोगों की हत्या में शामिल थे। हुक्मुद्दीन वही शख्स है जिसने पूरे इलाके की रेकी करवाई, उसके साथ साथ इन आतंकियों को खाना खिलाया, अपने घर पे रुकाया। 3 आतंकियों की बात हुक्मुद्दीन ने कबूली है और उसके बाद ये आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया और उस वारदात के समय हुक्मुद्दीन खुद वहां पर मौजूद था। और रियासी के SSP मोहिता शर्मा ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। मैम, कितनी बड़ी कामयाबी मानती है और क्या कुछ डिटेल जो आप शेयर करना चाहेंगे?
देखिए, मैं इसको पहली कामयाबी मानूंगी। बड़ी कामयाबी मैं उस दिन मानूंगी जिस दिन हम उन आतंकवादियों को या तो जिंदा पकड़ लेंगे या फिर उनका खात्मा कर देंगे। इसका नाम बता पाएंगी कि कौन था ये, क्या कुछ ये बता रहा है? इसका नाम है हाकमदीन और ये बंदराही इलाके का रहने वाला है, जो कि जिला रजौरी में पड़ता है। मैम, क्या बता रहा है कि किस तरीके से इस पूरे आतंकी हमले को एग्जीक्यूट किया गया और क्या कुछ इसने आतंकियों की मदद की? इसने उनको पनाह देने का काम किया, उनको खाना देने का काम किया और उनका गाइड का काम किया। इस प्लेस पे जहाँ पे उन्होंने अपने इस नापाक इरादे को अंजाम दिया, वहाँ तक ये उनको लेकर आया है। ये वहीं खड़ा रहा पास में, वो फायरिंग भी सुनता रहा और जब वो फायरिंग बंद हुई है उसके बाद उनको वहाँ से निकालने के लिए भी इसने उनकी मदद की। कितने आतंकी बता रहा है कि कितने आतंकी इसमें इन्वॉल्व? ये 3 आतंकियों की बात करते हैं। तीनों पाकिस्तानी? तीनों पाकिस्तानी। वही किसानों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, 14 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी। धान की एमएसपी बढ़ाकर 2300 रुपए की गई, रागी की एमएसपी बढ़ाकर 4290 रुपए की गई, उड़द की एमएसपी 7400 रुपए की गई। खरीफ की 14 फसलों पर एमएसपी की बढ़ोतरी कर केंद्र सरकार ने ये संकेत दे दिए हैं कि उसकी प्राथमिकता में किसान है। कैबिनेट के फैसले के बाद 2 लाख करोड़ रुपए किसानों के लिए एमएसपी में खर्च किए जाएंगे। सरकार ने जिन फसलों पर एमएसपी बढ़ाया है उसमें खास तौर से 14 खरीफ फसलों पर एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दी है, जिसमें धान की एमएसपी 2300 रुपए, तुअर दाल की एमएसपी 7550 रुपए, उड़द दाल की एमएसपी 7400 रुपए, कपास की एमएसपी 7121 रुपए कर दी गई है। धान का नया एमएसपी पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2300 रुपीज डिक्लेयर किया गया है, विच इज 117 रुपीज इंक्रीमेंट ओवर द प्रीवियस एमएसपी। आप इसको 2300 को अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहोगे, दैट इज अगर 2013-14 का जो प्राइस था, दैट प्राइस वाज 1310 रुपीज, 1310। यानी कहाँ 1310 था और कहाँ आज 2300। और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी मोदी सरकार ने बड़े निर्णय लिए हैं। देखिए वो कौन से 4 प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर मोदी सरकार ने मुहर लगा दी है। मोदी सरकार ने अपने तीसरे टर्म में जो 5 बड़े फैसले लिए हैं, उसे 100 दिन के रोड मैप का हिस्सा बताया गया है। इन 5 फैसलों में 4 इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हैं। कैबिनेट ने महाराष्ट्र में 76,220 करोड़ की डीप ड्राफ्ट ग्रीनफील्ड पोर्ट को मंजूरी दे दी है। वाराणसी एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने के लिए नए टर्मिनल बिल्डिंग को भी मंजूरी मिली है। 7,453 करोड़ रुपए की ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को मंजूरी। राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना को हरी झंडी मिल गई है। इसके लिए 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एक प्रयोगशाला बनेगी, जहां 9000 छात्रों को हर साल ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पहले ही 100 दिनों में बहुत इम्पोर्टेंट फैसले किए जाएंगे, बड़े फैसले किए जाएंगे, तो आज की इस कैबिनेट में 5 बहुत इम्पोर्टेंट फैसले आपके सामने रखे गए। और तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से कम 25 लोगों की मौत हो गई और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। तस्वीरें तमिलनाडु के कल्लाकुरुची की हैं, जहां अवैध शराब पीने से 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल में भर्ती लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस मामले में 49 वर्षीय अवैध शराब विक्रेता के कन्नुकुटी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से जब्त की गई करीब 200 लीटर अवैध शराब की जांच में सामने आया है कि उसमें घातक मेथनॉल मौजूद था। वहीं कल्लाकुरुची के डीएम ने अस्पताल जाकर इलाज करा रहे लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मौतों पर दुख जताया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि कल्लाकुरुची में मिलावटी शराब पीने वाले लोगों की मौत की खबर सुनकर मैं स्तब्ध और दुखी हूँ। इस मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। अगर जनता ऐसे अपराधों में शामिल लोगों के बारे में जानकारी देती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
और कल महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बड़ा दिन था। कल शिवसेना का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों ही गुटों ने शिवसेना का अलग अलग स्थापना दिवस मनाया और एक दूसरे पर हमला किया। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने मुंबई के वर्ली NSCI डोम में स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर एकनाथ शिंदे ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिवसेना का मतदाता हमारे साथ है, हम पर भरोसा रखा, इसलिए सभी को दिल से धन्यवाद। मैं उनके सामने नतमस्तक हूँ। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस के पास गिरवी रखी शिवसेना को बचाने के लिए हमने बगावत की थी। लोकसभा चुनाव में मोहर लग गई है कि हमारा फैसला उचित था। वहीं मुंबई के षणमुखानंद हॉल में शिवसेना UBT की तरफ से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया। इस मौके पर संजय राउत ने कहा, उद्धव ठाकरे देश की राजनीति के हीरो हैं। आज का दिन ऐतिहासिक है, बाला साहब ठाकरे के स्मरण का दिन है। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली जीत का श्रेय जनता को दिया। इस मौके पर उद्धव ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला किया। उद्धव ने कहा कि वे चाहते हैं कि केंद्र सरकार गिरे और चुनाव हो। हम में आत्मविश्वास था और उनमें अहंकार था। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा तमाचा मिला है, वे संविधान बचाने के लिए एक साथ आए हैं। और लोकसभा चुनाव में मिली जीत और हार पर तमाम पार्टियां मंथन कर रही है। कांग्रेस ने भी उन राज्यों के लिए टीम तैयार की है जहां उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जिन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, उसकी वजह जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस उसके पुराने गढ़ मध्य प्रदेश पर है। पार्टी में जिन 6 समिति का गठन किया है, उसमें मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी पृथ्वीराज चौहान, सप्तगिरी उल्का और जिग्नेश मेवानी को दी गई है। छत्तीसगढ़ की समिति में वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी हैं। ओडिशा में हार का कारण अजय मक्कन और तारिक अनवर तलाशेंगे। दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में खराब प्रदर्शन की वजह PL पुनिया और रजनी पाटिल बताएंगे। इन तीनों प्रदेश में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका। कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश के नतीजे हैरान करने वाले थे, क्योंकि यहाँ उसका सुपड़ा साफ हो गया। ओडिशा में भी पार्टी को बड़ा झटका मिला, जहां 21 में से सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल कर पाई। छत्तीसगढ़ में भी उसे 11 में से महज 1 सीट पर संतोष करना पड़ा। हालांकि इस चुनाव में 99 सीट पर जीत हासिल कर पार्टी का हौसला बुलंद है। 13 सीट जीतकर कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई है। और भारत की संपत्ति अगले 50 सालों में 1000% बढ़ जाएगी। ये दावा किया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी आशीष कुमार चौहान ने। इसके पीछे तर्क क्या दिया गया है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी आशीष कुमार ने भरोसा जताया कि युवा आबादी और प्रौद्योगिकी विकास के दम पर अगले 50 साल में भारत की संपत्ति में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होगी और ये 1000% बढ़ जाएगी। अहमदाबाद के पास भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान के 23वें दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए आशीष कुमार ने कहा, भारत अगले 50 साल में युवा आबादी, तीव्र प्रौद्योगिकी विकास और अपने उद्यमियों के दम पर बहुत तरक्की करने जा रहा है। अगले 50 वर्षों में भारत की संपत्ति में 1000% यानी 10 गुना वृद्धि होने जा रही है। आशीष कुमार ने यह भी स्वीकार किया कि भारत में अभी भी गरीबी, अशिक्षा, खराब आवास, रहने की स्थिति, भोजन, पानी, स्वच्छता की कमी और अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल जैसी सामाजिक आर्थिक चुनौतियां मौजूद है। आशीष कुमार ने उद्यमिता विकास संस्थान से उत्तीर्ण होकर निकल रहे छात्रों से देश में परिवर्तन के वाहक बनने और बदलाव लाने के लिए नई और लागत प्रभावी समाधान खोजने का अनुरोध किया। और मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि वो उस शख्स तक पहुंच गई है जिसकी उंगली आइसक्रीम में पाई गई थी। वो युवक आइसक्रीम फैक्ट्री में कर्मचारी है और आइसक्रीम भरते वक्त उसकी उंगली कट गई थी। मुंबई के मलाड में ऑनलाइन मंगाई गई आइसक्रीम में मिली इंसानी उंगली किसकी थी? मुंबई पुलिस ने उस फैक्ट्री कर्मचारी की पहचान कर ली है। पुलिस के मुताबिक 24 वर्षीय ओमकार पोटे की उंगली 11 मई को इंदिरापुर के फॉर्च्यून डेयरी फैक्ट्री में आइसक्रीम भरते वक्त कट गई थी। अब पुलिस ने कर्मचारी के DNA नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं, जिसके बाद पता चलेगा कि उंगली का कटा हुआ हिस्सा उसका था या नहीं। मुंबई के एक MBBS डॉक्टर ने 12 जून को ज़ेप्टो ऐप के जरिए ऑनलाइन आइसक्रीम कोन मंगाई थी। नाखून भी था और फिंगरप्रिंट का वो जो सेक्शन है वो भी था उसमें, और एक बोन अंदर का जो पोर्शन रहता है वो बोन का भी पीस बाहर आया था।
इससे पहले पुलिस ने यम्मी आइसक्रीम कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था और फिलहाल फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। फॉर्च्यून डेयरी के मालिक मनोज तुपे ने भी भरोसा दिया है कि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। यूपी के सीतापुर में एसडीएम कोर्ट में वकीलों ने जमकर हंगामा किया। आखिर पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये नजारा यूपी के सीतापुर एसडीएम कोर्ट का है। वकीलों की भीड़ महिला एसडीएम शिखा शुक्ला पर भड़क रही है, जिसके जवाब में एसडीएम साहिबा भी गुस्से में हैं। वकीलों का आरोप है कि एसडीएम ने जमीन विवाद के एक मामले में एक अधिवक्ता की 9 बीघा जमीन पर लगी फसल कटवाने का फैसला सुना दिया, जिसके बाद से सभी वकील हड़ताल पर चले गए और एसडीएम के ट्रांसफर की मांग पर अड़ गए। वकील इस बात पर भड़क गए कि हड़ताल के बावजूद एसडीएम कोर्ट में सुनवाई क्यों कर रही हैं? वकीलों और एसडीएम की जंग में आम फरियादी पिस रहे हैं और दोनों पक्ष इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश हो रही है और दहरजे नदी पर बना पुल, जो रेलवे पुल है, उसे बंद कर दिया गया है एहतियातन। पालघर उमरौली के बीच ट्रैक पर पानी भर गया है। पालघर विरार के बीच देरी से भी ट्रेनें चल रही हैं, तो रेल आवाजाही पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है इस बारिश का। तेज बारिश हो रही है और बारिश के बाद आप देख रहे हैं सड़कें लबालब भर गई हैं, कीचड़ में सड़कें डूब चुकी हैं। महाराष्ट्र के पालघर से आपको तस्वीर, हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। जो नदी है दर्जे नदी, इस पर बना रेलवे पुल बंद कर दिया गया है एहतियातन। ट्रैक पर पानी भरा है, पालघर उमरोली ट्रैक पर पानी भरा है। इसके अलावा पालघर विरार के बीच जो ट्रेनें चलती हैं, लोकल ट्रेनें, वो देरी से चल रही हैं। इस वक्त अपडेट मिल रहा है महाराष्ट्र के पालघर से, जहां पर सड़कें लबालब भर गई हैं। पानी का जलस्तर देखिए, जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है। रेल पुल को बंद करना पड़ा है एहतियातन, रेल पुल को बंद करना पड़ा। यात्री लेकिन परेशान हो रहे हैं। और राजीव और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। राजीव, क्या जानकारी मिल रही है? रेल आवाजाही पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है इस बारिश का। बिल्कुल, देखिए मानसून विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में पूरे कोंकण रीजन में मुंबई और उसके आसपास सटे हुए जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, ठाणे, पालघर, कल्याण, नवी मुंबई और रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर में लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा बारिश हो रही है और इसका असर सीधे तौर पर वेस्टर्न लाइन की जो लोकल सेवा है उस पर पड़ा है। डहानू और उमरौली और पालघर के बीच में रेलवे ट्रैक पर पानी आ गया, जिस वजह से ट्रेनें जो है बेहद धीमी रफ्तार से अप और डाउन दोनों ही ट्रैक पर चल रही है और जो रोजाना मुंबई सफर करके आने वाले कामकाजी लोग हैं उनको इसका सीधा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लोग आधे पौने घंटे से ट्रेन के अंदर फंसे हुए हैं, ट्रैक पर पानी भर गया है। और इसके अलावा पालघर में ही नजर बना के रखिए इस वक्त हालात। पालघर के राजीव बता रहे हैं महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश के बाद कैसे बिगड़े हुए हैं। और यूपी में हीट वेव की चपेट में आने से बीते 24 घंटे में 44 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में बागपत के व्यापारियों ने हीट वेव के चलते लॉकडाउन की मांग की है। जून जला रहा है, गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। हालत यह है कि गर्मी के पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। यूपी के कई जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं। सिर्फ यूपी में ही गर्मी से 44 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग अस्पतालों में भर्ती होकर अपना इलाज करा रहे हैं। हीट वेव के प्रकोप से लोगों के अंदर डर का माहौल बैठ गया है। लोग दिन में अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। गवर्नमेंट को अगर हीट वेव से पब्लिक को बचाना है तो 10 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू या लॉकडाउन लगा दें। व्यापारियों ने डीएम को चिट्ठी लिखकर कहा है कि लोग भीषण गर्मी के कारण घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सुबह 10 से 11 बजे तक ही लोग बाजारों से सामान खरीद लेते हैं। साथ ही इस बढ़ती गर्मी से रोजाना नई नई बीमारियां भी बढ़ रही हैं और लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। इसलिए प्रशासन व्यापारियों के हितों में उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए और लॉकडाउन या डे कर्फ्यू लगाए। इससे व्यापारी भी हीट वेव के बढ़ते प्रकोप से बच सकेंगे।
और खबर नोएडा से। नोएडा में अलग अलग इलाके से 14 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि मौतें हीट वेव की वजह से हुई हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में लू और गर्मी से हाहाकार मचा है। तपती धूप और लू से लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। इसकी चपेट में आने से कई लोगों की मौत की खबरें सामने आ चुकी हैं। इस बीच हीट वेव से दिल्ली से सटे नोएडा में अलग अलग जगह पर मंगलवार को 14 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। आशंका है कि ये सभी मौतें लू और हीट स्ट्रोक के कारण हुई हैं। फिलहाल सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की गुत्थी सुलझ सकती है। कल सुबह से आज तक जो है 14 पेशेंट जो आए वो ब्रॉड डेथ थे, तो इसलिए उनके किस वजह से उनकी डेथ हुई है हम बता नहीं सकते। उसमें पोस्टमार्टम के बाद ही वो पता चलेगा। और 6-7 पेशेंट जो है पुलिस वाले लाए थे और बाकी के जो है वो घर वाले लाए थे, लेकिन कारण का स्पष्ट नहीं है ब्रॉड डेथ में कि किस वजह से, वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। पेशेंट हमारे पास जीवित नहीं आया तो ब्रॉड डेथ में हम कुछ नहीं कह सकते कि उसकी किस वजह से जो है उसकी मृत्यु हुई। पोस्टमार्टम से हाँ पता चलता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो हम आपको बताएंगे। और दिल्ली में एक तरफ जहां लोग गर्मी से परेशान हैं, वहीं कई इलाकों में पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में गर्मी के सितम के बीच पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाकों के लोग बूंद बूंद पानी को मोहताज हैं। इस बीच पानी के मुद्दे पर राजनीति भी जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने राजधानी में जारी जल संकट को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मामले में दखल देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर पानी की समस्या का हल नहीं हुआ तो वो 21 जून से अनिश्चितकालीन उपवास करेंगी। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं। 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर जोरदार हमला किया है। ग्राउंड वाटर लेवल की चिंता क्या अरविंद केजरीवाल आपने की है? नहीं। दिल्ली की जो आने वाली पीढ़ी है ना, वो कभी आपको माफ नहीं कर पाएगी।